मेरा नाम साहिर है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं एक कंपनी में इंजीनियर था। जुनैद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका अपना बिजनेस भी है। बाप दादा की कमाई है, पैसे की कोई कमी नहीं, बस एक चीज़ की कमी है कि मोटा बहुत है, लेकिन तेज इतना है कि अगर कोई लड़की उसके पास 30 मिनट बैठ जाए तो ये इससे ताल्लुक बनाकर उसके घर तक पहुंच जाता है। और यही इसका तरीका वारदात भी है। लेकिन अगर कोई लड़की इससे सेट ना हो तो इसका नंबर मुझे सेंड कर देता है। मैं अपने ऑफिस के काम में मसरूफ था जब मोबाइल की रिंग हुई। मैंने मोबाइल देखा तो ये जुनैद था। कॉल अटेंड की और सलाम किया तो जवाब में इसने भी सलाम किया। रूटीन की बातों के बाद वो बोला, यार साहिर, एक लड़की है रोमाना, खूबसूरत इतनी कि अपने इलाके में इस जैसी कोई लड़की नहीं होगी। बात तो करती है लेकिन लाइन पर नहीं आ रही। उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, बीमार बाप है, 2 भाई हैं जो कोई काम नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, और 2 इससे छोटी बहनें हैं। जुनैद की बात सुनते ही मेरे दिल में लड्डू फूटे कि एक नया शिकार हाथ में आने वाला था। तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूं जुनैद मेरी जान? तो वो बोला, यार मैंने इसे तुम्हारा नंबर दिया है कि तुम उसके भाइयों को काम पर लगवा दोगे, इस बहाने हो सकता है तुम्हारा भी काम हो जाए। मैंने कहा, ओ कि इसके भाई कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम करते हैं? जिसके जवाब में इसने इस कहा, कोई काम नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। तो ठीक है मेरी जान, तुम ऐसा करो, इसके नंबर मुझे दे दो ताकि जब इसकी कॉल आए तो मुझे पता चल जाए कि ये रोमाना है। जुनैद ने इसका नंबर मुझे दिया। जुनैद की कॉल ख़त्म करके मैंने नंबर सेव किया और अपने काम में लग गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूं और मेरा 90% काम फील्ड में होता है। ऑफिस से निकलकर मुझे कुछ फील्ड के काम करने थे, इसलिए ड्राइवर को साथ लिया और काम पर चल पड़ा। शाम के 3 बजे थे जब मेरे नंबर पर रोमाना की कॉल आ गई। मैंने अनजान बनकर कॉल अटेंड की ताकि इसको पता ना चले कि इसका नंबर पहले से मेरे पास है। कॉल अटेंड की तो एक नौसुवानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सलाम के बाद मैंने पूछा, जी कौन? तो वो बोली, मेरी साहिर साहिब से बात हो सकती है? मैंने कहा, जी मैं साहिर ही बात कर रहा हूँ, आप कौन? तो वो बोली, जी मेरा नाम रोमाना है और मैं चकवाल से बात कर रही हूँ और मुझे आपका नंबर जुनैद ने दिया था। ओ अच्छा, जुनैद की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया था कि किसी को मेरा नंबर दिया है, बताए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो बोली, जुनैद ने बताया था कि आप एक इंजीनियर है, तो प्लीज़ मेरे भाइयों को कोई अच्छी सी जॉब दिला दे, हम गरीब लोग हैं और बहुत मजबूर हैं, आपकी मेहरबानी होगी। तब मैंने कहा, मिस रोमाना, मुझे जुनैद ने सब बताया है, लेकिन मसला ये है कि आपके भाई पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई काम भी नहीं जानते, तो ऐसे में उनको कौन सा काम मिलेगा? वो फिर मिन्नत करना शुरू हो गई कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हम बहुत मजबूर हैं। तब मैंने इसे कहा, ठीक है मिस रोमाना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनको कहीं काम पर लगवा दूं, आप बस दुआ करो। इसने खुश होकर मेरा शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। कॉल बंद हुई तो मेरा ड्राइवर, जो कि मेरा राजदार भी था, वो बोला, साहिर भाई कोई नया शिकार है किया? मैंने इसे सारी बात बताई और कहा कि यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता और वो लड़की मजबूर है। ऐसे में मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इसके साथ कुछ गलत हो। हाँ, अलबत्ता अगर उसके भाई काम पर लग जाएं तो इसके बाद इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकता हूँ, अगर मान जाए तो ठीक, वरना किया हो सकता है। तब वो बोला कि अब सादिक को कॉल करे, वो एक सिक्योरिटी कंपनी में है तो उनको कहीं गार्ड लगवा देगा। मुझे ड्राइवर की बात पसंद आई और मैंने फ़ौरन सादिक को कॉल की और इस गोल मोल बात करके कहा कि फौरी तौर पर कुछ अरेंज करो। तो सादिक ने कहा, साहिर भाई, एक आदमी फ़ौरन एडजस्ट हो सकता है, बाकी बाद में देख लेंगे। मैंने सादिक को ओके किया और अगले दिन रोमाना को कॉल करके कहा कि अपने एक भाई जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इसको फ़ौरन लाहौर भेज दो। तुम्हारे भाई को 7,000 सैलरी मिलेगी और 12 घंटे की ड्यूटी है। वो बहुत खुश हुई और मेरा बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। अगले दिन इसके भाई लाहौर आ गया और मेरे कहने पर सादिक ने खुद ही इसे पिक किया और जहां ड्यूटी करनी थी वहां छोड़ आया और मुझे बताया कि लड़के की ड्यूटी एक प्राइवेट अस्पताल में है, जहां वो गार्ड के साथ साथ पार्ट टाइम पार्किंग में भी ड्यूटी कर सकता है, जिससे इसकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और काम में मसरूफ़ हो गया। इसी रात रोमाना ने मुझे कॉल की, लेकिन अपनी वाइफ के पास होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं की और काट दी। सुबह ड्यूटी पर पहुंचकर रोमाना को कॉल किया और ये पहली दफ़ा था कि हमारी बात 1 घंटा से ज़्यादा हुई। मैंने रोमाना को बता दिया कि मैं मैरिड हूं और जब मैं घर पर होऊंगा तो उसके नंबर अटेंड नहीं करूंगा।
अगर इसे कोई बात करनी है तो ड्यूटी टाइम पर कर सकती है या मुझे मैसेज कर दे, फ्री होकर मैं इसे कॉल कर लूँगा। इस तरह रोज़ाना बात होने लगी। इसने बताया कि इसके माँ बाप बूढ़े हैं और वो घर में सबसे बड़ी है, इसलिए इसने मुझे कॉल की थी। मैंने इसके साथ बहुत हमदर्दी वाला सलूक किया और जिसके वजह से इसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया। उन बातों में एक बात ऐसी भी थी जिससे मुझे पता चला कि वो खुद फैसलाबाद में जॉब करने गई थी और वहाँ इसके एक मामू ने इसके साथ प्यार करने की कोशिश की थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चूंकि कि इसकी एज 25 साल है और उसको भी प्यार की ज़रूरत है, जुनैद को वो मोटा होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। इस तरह हम बहुत फ्री होकर बातें करने लगे। इस तरह 2 माह गुजर गए। इस दौरान मैंने रोमाना को कुछ पैसे भी भेजे और उसके भाई की सैलरी भी टाइम पर भिजवाता रहा। फिर एक दिन इसकी कॉल आ गई। वो फ़ोन पर कह रही थी कि मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर आ रही हूँ, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है। मैंने पूछा कब आना है तो इसने कहा 6 दिन बाद। मैं बहुत खुश था कि चुल्लू 2 माह के मेहनत रंग ला रही है। मैंने इससे कहा रोमाना तुम लाहौर में रहोगी कहाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई तो लड़कों के साथ रहता है। तो वो बोली मेरा एक कजिन अपनी फैमिली के साथ शाद बाग में रहता है, वहाँ रह लूंगी। मैंने कहा कि अगर मुझसे मिलना है तो फिर मेरे पास रहना पड़ेगा। वो बोली आप अपनी बीवी को क्या कहेंगे, और वैसे भी मेरी अम्मा ने कजिन को कॉल कर दी है। तो मैंने कहा मेरी बीवी की तुम टेंशन ना लो और कजिन को खुद हैंडल करो, तुम मेरे पास रहोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। तो इसने कहा कि ओके, आप मुझे कजिन के घर से ले लेना। अब मेरे पास 6 दिन थे और उन 6 दिनों में मुझे रोमाना को राज़ी करना था कि वो मेरे साथ प्यार करे अपनी मर्जी से, ना कि मजबूर होकर। दूसरे दिन मैंने इसे कॉल की और इसे बताया कि मैंने इंतज़ाम कर लिया है, जिस दिन तुम आओगी मैं अपनी बीवी को इसकी मैके भेज दूंगा। तब वो बोली क्या मैं अकेली आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा हाँ। तो वो बोली ये बहुत मुश्किल है। मैंने दिल में फैसला किया कि आज 2 टोक बात कर लूँ। तब मैं बोला रोमाना मैंने जुनैद से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और बातें करके भी अंदाज़ा हो गया है कि तुम बहुत अच्छी खूबसूरत हो। अब मेरा दिल तुम पर आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता और ना ही ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं मिलूंगा, वरना नहीं, और अगर तुम इनकार कर भी दो तो हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मान जाओ तो ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी और कभी किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा वादा है तुमसे। वो बोली नहीं साहिर, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने कहा रोमाना अगर तुम्हें धोखा देना होता तो तुम्हें कुछ ना बताता और घर ले आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम सोच लो और फिर मुझे फ़ोन कर देना। ये कहकर मैंने कॉल बंद कर दी। इस दिन और उससे अगले दिन हमारी बात नहीं हुई। इसने कॉल की और ना मैंने। अब 3 दिन बाकी थे, तब इसकी कॉल आ गई और वो बोली साहिर मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। अब प्रॉमिस करो कि सिर्फ प्यार करोगे और कुछ नहीं करोगे तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा देखो रोमाना, अभी मैं तुमसे वदा कर लूं और इस वक्त जोश में वदा टूट जाए और बाद में तुम मुझे गलत बुरा भला कहो और हम एक दूसरे से बात करने से ही जाएं, तो इससे पहले बात क्लियर होनी चाहिए। हम प्यार करेंगे, लेकिन मेरा वदा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब तुम सोच लो, अगर दिल करे तो आओ, वरना मैं मजबूर नहीं करूंगा। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि रोमाना मान जाएगी, क्योंकि 2 माह में इससे बातें करके मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसे प्यार के बारे में बहुत कुछ मालूम है, जिसका एक ही मतलब था कि वो पहले प्यार कर चुकी है, लेकिन मुझे शो नहीं करना चाहती। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। 1 घंटे बाद उसकी कॉल आ गई और वो राज़ी थी। अब मसला था इसको कजिन के घर से अपने घर लाना और मुझे अपनी बीवी को मैके भेजना। नेक्स्ट डे में पूरा प्लान बना चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने रोमाना को समझा दिया कि तुम अपने घर बता देना कि साहिर के घर उसकी बीवी के पास रहना है, और मैंने मंसूबे के मुताबिक अपने घर फ़ोन करके बेगम को बताया कि मैं 2 दिन के लिए सियालकोट कंपनी के काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ दूंगा। शाम को अपनी फैमिली को ससुराल छोड़कर मैं वापस आ गया। मैंने अपने ड्राइवर शकील, जो कि ड्राइवर कम और मेरा दोस्त ज़्यादा था, इसको सारा प्लान समझा दिया। वो रात मैंने घर में रोमाना के ख्वाब देखते हुए गुजारी। अगले दिन 11 बजे रोमाना की कॉल आ गई। वो अपने कजिन के घर थी। इसने कजिन से मेरी बात करवाई ताकि मैं उसके घर के एड्रेस समझकर इसे वहां से पक कर लूं।
मैंने शकील को कॉल करके बता दिया कि वो रेडी रहे, 5 बजे मुझे रोमाना को पक करना है। 4 बजे शकील अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ मुझे लेने आ गया। प्लान यही था कि शकील के गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन के रोमाना को इसके कजिन के घर से लाएगी। 5 बजे मैं उनके एड्रेस पर पहुंचा और मेनाज जो कि शकील की गर्लफ्रेंड थी उसके साथ लेके उनके घर पर दस्तक दी। दरवाज़ा इसके कजिन ने खोला और हमें अंदर आने का कहा, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि कुछ ज़रूरी काम है और हम मियाँ बीवी ने जल्दी घर पहुंचना है। तब उसके कजिन ने रोमाना को आवाज़ दी और रोमाना बैग उठाए बाहर आ गई। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने रोमाना को देखा और देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी, भरा भरा जिस्म था, कद तकरीबन 5.5 फुट था और आंखें बड़ी बड़ी और सांवला रंग। रोमाना को देखकर तो जैसे मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इसे गाड़ी में ही चूम लूं। रोमाना ने भी मुझे पहली दफ़ा देखा था। मैंने रोमाना का बैग पकड़ा और उसके कजिन को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आए। मैं और रोमाना गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गए और शकील और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रंट सीट पर। रास्ते में हमने शकील की गर्लफ्रेंड को मजंग ड्रॉप किया और अल्लामा इकबाल टाउन अपने घर की तरफ चल पड़े। अल्लामा इकबाल टाउन में ही रोमाना का भाई अस्पताल में गार्ड था और मेरी बेवकूफ़ी के मैंने रोमाना को ये बात बता दी। वो फ़ौरन बोली, मैं भाई से मिलकर आपके साथ जाऊंगी। खैर, मैंने शकील को कहा कि मैं और रोमाना इकबाल पार्क में इंतज़ार करते हैं, तुम जाकर रोमाना के भाई को ले आओ, क्योंकि अस्पताल में और लोग भी होंगे तो रोमाना को वहां जाना अच्छा नहीं लगता। शकील चला गया तो मैंने रोमाना की तारीफ शुरू कर दी। वो शर्मा रही थी। हम पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। तब मैंने रोमाना से पूछा कि वो दिल से तैयार है ना? तो वो बोली, नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको पसंद करती हूँ और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाए। इतनी देर में शकील रोमाना के भाई को लेकर आ गया। वो दोनों बातें करने लगे और मैं और शकील थोड़ा दौड़ चले गए। शकील ने मुझे आहिस्ता से कहा, बास आपकी तो लॉटरी निकल आई है, लड़की वाकई कमाल है। तो मैं मुस्करा दिया। 15 मिनट तक वो दोनों बहन भाई बातें करते रहे। जब हम जाने लगे तो उसके भाई को शायद शक हो गया था। वो बोला, आपका घर तो पास ही है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और रोमाना को ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता था कि वो हमारे साथ न आए, और दूसरी तरफ मेरा घर तो पहले ही बाहर से लॉक था। मैं फंस चुका था और दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि क्यों रोमाना को इसके भाई के बारे में बताया, लेकिन अब पछताए किया जो जब चिड़ियां चुग गई खेत। रोमाना भी परेशान लग रही थी। हम बोझल दिल के साथ गाड़ी में बैठे और शकील ने गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ दी। मेरा दिमाग बहुत तेजी से सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छोड़ूं। तब मैंने शकील की तरफ देखा और इस इशारा किया कि कुछ करो। वो मेरी बात समझ गया और जैसे ही भीकवाल मोड़ सिग्नल आया, गाड़ी सिग्नल के बीच में एकदम से बंद हो गई। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा कि शकील, गाड़ी क्यों बंद हो गई? तो वो बोला, मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक बंद हो गई है। और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी कहाँ स्टार्ट होनी थी, सोना हुई। मैंने रोमाना के भाई नईम को बाहर आने का इशारा किया और शकील को कहा कि वो अंदर बैठे, हम धक्का लगाकर गाड़ी साइड पर करते हैं। मैंने और नईम ने धक्का लगाया और गाड़ी को सिग्नल से हटाकर साइड पर कर दिया। तकरीबन 20 मिनट तक हम गाड़ी के साथ खड़े रहे। गाड़ी ने ना स्टार्ट होना था ना हुई। तब शकील ने मुझे और नईम को कहा, हमारे साथ एक लड़की है और बहुत बुरा लग रहा है कि हम रोड पर खड़े हैं। आप ऐसा करें, रिक्शा लेकर घर पहुंचे, भाभी इंतजार कर रही होगी। मैं गाड़ी सही करवा कर नईम को साथ लेकर आ जाता हूँ। मैंने फौरन हाँ की और उससे पहले कि नईम कुछ बोलता, करीब आते राक्षे को मैंने हाथ दिया और रोमाना को आंख मारी। वो तेजी से रिक्शे में बैठ गई। घर के पास पहुंचकर बाजार में उतर गया था कि खाने के लिए कुछ ले लूं, क्योंकि इस सब चक्कर में रात के 8 बज गए थे। घर पहुंचते ही रोमाना बोली, क्या गाड़ी वाकई खराब हुई थी? तो मैं हंस दिया और बोला, नहीं यार, वो सब ड्रामा था। तो इसने मसनूई गुस्से से मुझे देखा और कहा, बहुत होशियार हो, और मजीद कोई बात किए मैंने इसे अपनी तरफ खींच कर गिले से लगा लिया। फिर रोमाना ने मुझे दूर हटाया और बोली, थोड़ा सब्र करो, मैं आज कहीं नहीं जा रही। मैंने भी इसे छोड़ दिया। वो मुझसे बाथरूम का पूछकर बाथरूम में चली गई और मैं सामान रखने किचन में आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। इसने कपड़े चेंज किए हुए थे और पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो और भी क़यामत लग रही थी।
میں نے کہا تم خوبصورت بہت اور پیاری بھی ہو اور پھر میرا پسندیدہ کلر پہن کر تو تم کوئی حور لگ رہی ہو۔ وہ بولی مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کے پسندیدہ کلر ہے اس لیے پہنا ہے۔ بھابھی اور امی بازار گئی تھی، میں اور بھابھی گھر پر اکیلے تھے۔ بھابھی نہا کر واش روم سے باہر نکلے تھے۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ وہ تھی نوجوان اور خوبصورت تھی۔ بھابھی مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی اور مجھے نیچے بیٹھا کر ان دنوں ایرم باجی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور جاتے ہوئے کافی سارا سامان بھی لے کر گئی تھی۔ احمد نے بتایا تھا کہ انہیں کم سے کم ہاسپٹل میں 3-4 دن لگ جائیں گے، اور یہ سوچ پر میں بہت خوش تھا جب میں گھر میں عیاشی کرنے والا تھا۔ میں 17 سال کا جوان لڑکا تھا۔ اس عمر میں لڑکی مرضی کرتے ہیں اور اکیلے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے وہ کچھ کرنے کا موقع بھی مل پائے گا جو شاید میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جو اتنی کم عمری میں کسی عورت کا ساتھ مل جانا، اور وہ بھی تنہائی میں، اپنے آپ میں ایک ہی پر مسرت کا خیال تھا، اور مجھے ایسی کچھ گھنٹے بعد نصیب ہونے والے تھے۔ ایمن دوپہر کے وقت گئی تھی، گھنٹہ ہی گزارا تھا، گھر میں دروازے پر دستک آخر ہونے لگی۔ شاید دوپہر کو کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، ایسے میں ہمارے گھر کون آیا تھا؟ بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے پر تو ماریا بھابھی کھڑی تھی۔ سفید جوڑے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی اور ان کے گلے بالوں سے پانی ٹپک کر اگلے وجود کو بھگو رہا تھا۔ انہیں دیکھتی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور انہیں حاصل کر لوں، لیکن میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تک میرے اور ماریا بھابھی کے درمیان کوئی خاص طور پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ماریا بھابھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی۔ میں نے جلدی سے سائڈ ہٹا اندر آنے کی جگہ دی اور بڑی محبت سے بولا، تو آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا گھر آپ کا ہی ہے۔ ماریا زور سے ہنستی اور کہنے لگی کہ تمہاری یہی بات مجھے بہت پسند تھی کہ تم مجھے غیر نہیں سمجھتے جب معمول کے مطابق ماریا بھابھی کے ہاتھ میں آج بھی دودھ کا گلاس موجود تھا۔ وہ ہمیشہ تازہ دودھ کا گلاس اٹھائیں ہمارے گھر آتی تھی اور میری طرف بڑھا دیا کرتی تھی۔ اب تو مجھے اس دودھ کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں نے جھٹ پٹ ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور فٹافٹ سارا دودھ پی گیا۔ یہ دیکھ کر ماریا بھابھی مسکرا کر میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرا تازہ دودھ بہت پسند ہے؟ نہ میں نے جھٹا۔ میں سر ہلایا تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ماریا بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاشی تمہیں پتا ہے، میرے مرحوم شوہر کو گو میرا تازہ دودھ بہت پسند تھا، لیکن ان کی جلد وفات ہو گئی اور ہمارا ساتھ بہت مختصر رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد سے میں کتنی تنہا محسوس کرتی ہوں، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب ہی تو روزانہ تمہارے گھر چلی جاتی ہوں کہ میں نے مسکرا کر فرمایا، بھابھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوئی ہے؟ ہم لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ، میں تو آپ کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میری بات پر ماریا بھابھی کے آنکھوں میں کہ عجیب سے چمک پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگی، یا سچ میں تم میری ہر بات مانو گی؟ میں سر ہلا دیا اور دھیرے سے میرے کان میں قریب آئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں چلنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کر چلو گے؟ ہماریا بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن گئے۔
میرا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور پہلی دفعہ کوئی عورت میرے اتنے قریب آئی تھی، اور پھر سیدھا بیڈ روم میں جانے کے بعد تو میں واقعی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا تم میری بات نہیں کرو گے؟ ماریا بھابھی کا انداز ایسا تھا کہ میں دل ہار گیا، یا پھر شاید یہ میری عمر کا نتیجہ تھا، یا پھر وہ جذبات جو کافی دنوں سے میرے دل میں چل رہے تھے۔ میں نے ماریا بھابھی کہاں اور بنا سوچے سمجھے انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ سیدھی اپنا دوپٹہ ایک سائیڈ پر رکھ دیا، میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو مجھے ماریا بھابھی سے سروے کی امید ہے کچھ بھی نہیں تھی۔ انہیں ہمارے گھر آتے ہوئے مہینہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی ہم دونوں کے درمیان کھل کر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج اچانک کی وہ میری بستر پر آ گئی۔ میں خود بھی بستر پر پہنچ گیا۔ ماریا بھابھی نے میرے کان پکڑے اور کہنے لگی، تم تو بہت ہی زیادہ شرارتی ہو، کاشی اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھانے چھوٹا یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ماریا بھابھی نے ایسی حرکت کی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، یہ بھی محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ماریا بھابھی چند گھنٹے میرے ساتھ کیا کہ وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کوئی بہت ٹھنڈی عورت ہے، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ۔ خود بخود مجھے کچھ دیر پہلے والی بات آئی، جب میں نے ان کی دیوار کو ان کے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت جس حالت میں دروازے پر کھڑی تھی وہ چونکا دینے والے لمحات ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہماری بھابھی اپنے دیور کے ساتھ بھی کیا ہر کوئی ان کے بارے میں ٹھیک کہتا ہے، یا ان کے اپنے دیور کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ پھر کچھ ہی دیر مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا جب ہماری بھابھی 4 گھنٹے تک لگاتار ماریا ماں بھی ابھی دروازہ، عمر دراز اور خوبصورت اور جوان عورت جو کچھ میں نے پہلی ہمارے پڑوس میں شفٹ ہوئی تھی، شروع میں تو ماریا سے واقفیت نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ خود تازہ دودھ لے کر ہمارے گھر آئیں، اور اماں سے اپنا تعارف جو کروایا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے، اکیلی رہتی ہے۔ ہماری بھابھی سے کوئی نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار ان کا دیور یہ ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور ماریا باجی نے بتایا تھا کہ ان کا خرچہ بھی وہی دیور اٹھاتا ہے۔ ہماری بہت نرم مزاج کی بلکہ محبت کرنے والی عورت تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر تازہ دودھ پلائیں تو میں نے جلدی سے وہ کمنٹ کیا، دودھ پی لیا، کیونکہ مجھے ان کے وہ تازہ دودھ بہت پسند تھے، اور باقی وہ دودھ بہت لذیذ تھا جو ماں یا باپ بھی بنا کر لائی تھی۔ اس میں کچھ میوہ جات میں ملے ہوئے تھے، میری پسند آئے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، میں جب چاہوں ضرور لاؤں گی۔ تو ہماری حدود اور ان کی اماں سے کچھ ایسی دوستی ہوئی کہ وہ روزانہ دوپہر کو ہی ہمارے گھر آنے لگی۔ وہ اکیلی عورت تھی، اماں کے ساتھ اپنے دکھ درد بیان کرتی تھی، ہم ابھی اسے اپنے گھر کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ اس لیے ان دونوں کی دوستی گہری ہو گئی، اور اس دوستی کا فائدہ مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف ماریا بھابھی کا لائی و تازہ دودھ پیتا، بلکہ سارا وقت اپنی آنکھ پر جما کر بیٹھا رہتا، کیونکہ مجھے ماری بھابھی بہت ہی پسند آ گئی تھی۔